आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के बात की जाएगी और ये हम विशेष रूप से बीए पार्ट 3 के लिए एक सीरीज जो है हमारी शुरू हो रही है। इसके अंतर्गत हम दोनों प्रश्न पत्रों को कवर करेंगे। जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और द्वितीय प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इन दोनों प्रश्न पत्रों को हम आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत कम समय में और बहुत ही कम वीडियोस के अंतर्गत इसको हम कवर करेंगे, जिससे आपको आसानी हो और आप आने वाली परीक्षाओं का अच्छे से सामना कर सकें। इस बार कोरोना के कारण जो परीक्षाओं का पैटर्न है वो भी परिवर्तित होने की संभावना है और अब जो पैटर्न है उसके अंतर्गत कुछ बदलाव होगा। तो अब यहाँ पे जो प्रथम प्रश्न पत्र है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का, उस पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हमको जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। तो इस बार जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, वहाँ पे शायद ये सेक्शन का डिवीज़न नहीं हो, तो हमें सुविधा रहेगी, हम कहीं से भी प्रश्नों को हल कर सकेंगे। यहाँ पे जो कुछ जितने भी चिंतक हैं उनको हम कंपैरेटिवली समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके अंतर्गत बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या समानताएं हैं। ये मैं आपको रिपीट कर देती हूँ वापस से। इसको हम एक एज ए रिवीजन हम ले रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं अपने पूरे पाठ्यक्रम को। इसके अंतर्गत जैसे प्लेटो है, अरस्तु, और फिर उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बिंदुओं में एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, बेंथम, कार्ल मार्क्स, लास्की, ये आपका पूरा सिलेबस लगभग ये पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आपके है। अब यहाँ पे हम विभिन्न राजनीतिक चिंतकों के अंतर्गत यदि डिवाइड करेंगे तो कुछ यूनानी राजनीतिक चिंतक हैं जिनमें प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, और इसके बाद में कुछ आपके मेन जो सामाजिक समझौतेवादी विचारक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, ब्रिटिश जिनमें हॉब्स और लॉक ब्रिटेन के हैं, और आप जॉन स्टुअर्ट मिल और बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं। इसके साथ ही कार्ल मार्क्स जो है मार्क्सवाद, उनका समाजवाद जो है, मार्क्सवादी विचारक हैं, वो अलग तरीके से अपनी सोच रखते हैं, अलग तरीके से अपनी बात कहते हैं। तो यहाँ जो उपयोगितावादी विचारक हैं, उदारवादी हैं, आदर्शवादी विचारकों में अपन टी.एच. ग्रीन का नाम ले सकते हैं, और प्लेटो मुख्य रूप से एक आदर्शवादी विचारक हैं। तो ये एक पूरा सिनेरियो रहेगा और इसके इर्द गिर्द हम पूरा ये पाठ्यक्रम करेंगे। अब यहाँ पे यदि हम राजनीति विज्ञान के जनक की बात करें तो जैसे आप सभी जानते हैं अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक हैं, और आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक की यदि हम बात करें तो मैकियावेली को इसका श्रेय दिया जाता है। दोनों के बीच में समय का काफ़ी अंतराल है, 1500 वर्षों का लगभग अंतराल है। तो यहाँ पे ये कैसे कहा जाए कि ये राजनीति विज्ञान के जनक हैं या ये आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक हैं। तो इस बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ जिसके कारण ये डिफ्रेंशिएट किया गया, जिसके कारण ये अंतर किया गया। अरस्तु ने मुख्य रूप से बात की थी नगर राज्यों की, यानी बहुत छोटे छोटे राज्यों की बात की थी। वो छोटे छोटे राज्य इस तरीके से होते थे जिस तरीके से आज हम यदि किसी गांव को लें तो वो उस तरीके से होते थे। लेकिन जो मैकियावेली ने बात की, वो मैकियावेली ने राष्ट्रीय राज्यों की बात की, और राष्ट्रीय राज्यों में चूंकि ये आधुनिक संदर्भ है और आधुनिक समय में हम राजनीति में राष्ट्रीय राज्यों की ही बात करते हैं, तो इसलिए जो है क्रेडिट आधुनिक राजनीति विज्ञान के होने का मैकियावेली को चला जाता है। इसके अलावा भी अन्य कई बातें हैं, जैसे अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करने का सबसे पहले प्रयास किया था, लेकिन उसको बिल्कुल पृथक करने का जो कार्य है वो मैकियावेली ने किया। मैकियावेली ने एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति के बारे में बताया। तो ये कई कारण हैं जिनके कारण आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता होने का श्रेय मैकियावेली को जाता है। और
यहाँ पे यदि हम प्रश्न ये भी उठता है कि प्लेटो को इसका क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। प्लेटो सबसे पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद अरस्तु हम पढ़ते हैं, तो राजनीति विज्ञान का फादर हम प्लेटो को क्यों नहीं कहते हैं, अरस्तु को क्यों कहते हैं, और अगर जब वो नहीं है राजनीति विज्ञान के फादर तो हम उनको पढ़ते क्यों हैं, ये एक सवाल उठता है। और इसका सवाल का उत्तर ये है कि प्लेटो एक मुख्य रूप से आदर्शवादी विचारक हैं, और आदर्शवादी विचारक होने के कारण उनके द्वारा वो वैज्ञानिक टेक्निक और जो पद्धति है और कंपैरेटिव स्टडी है या जो तथ्य खोज के फिर निष्कर्ष निकालने की पद्धति है, जिसको हम आगमनात्मक पद्धति कहते हैं, वो उनके द्वारा यूज़ नहीं की गई थी, बल्कि उन्होंने पहले कुछ कल्पनाएं कर ली और उसके बाद में उन्होंने तथ्य ढूंढे। तो उनका जो मेथड था प्लेटो का वो निगमनात्मक, क्योंकि ये पद्धति पे बेस है कि हम किसी चीज़ को वैज्ञानिक मानेंगे या नहीं मानेंगे, किस मेथड को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए। तो प्लेटो ने इस तरीके के मेथड को यूज़ किया, यानी पहले कल्पना की, फिर अपने लिए तथ्य ढूंढे। तो ये एक आदर्शवादी तरीका है और इस कारण जो श्रेय है वो प्लेटो को नहीं जाता, जबकि अरस्तु ने पहले तथ्य ढूंढे और फिर निष्कर्ष निकाले, तो जो अरस्तु को इसका क्रेडिट जाता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि फिर हम प्लेटो को पढ़ते क्यों हैं, अगर जब इस तरीके की बात नहीं है, हम उनको राजनीति विज्ञान नहीं कहते हैं, तो फिर हम शुरुआत में प्लेटो क्यों पढ़ते हैं। तो प्लेटो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि राजनीति विज्ञान में केवल हम यथार्थ को ही नहीं पढ़ते, हम कुछ आदर्श भी हमारे सामने होना चाहिए, और फिर राज्य है और जितने भी संविधान है, राज्य है, सरकार है, इनकी बातें जो सबसे पहले प्लेटो ने की वो अपनी रिपब्लिक पुस्तक में की। तो इसलिए प्लेटो ने न्याय की बात की और प्लेटो ने जो भी अपना राजनीति विज्ञान का चिंतन दिया, तो वो सब भी हम शुरुआत में हमको जानना जरूरी है। और शुरुआती स्तर पर जब तक हमको इनकी समझ नहीं होगी, क्योंकि एक चाहे वो आदर्शवादी तरीके से बात कह रहे हैं, लेकिन है तो वो राजनीति की ही बातें, एक ऐसे समाज की बातें, एक ऐसे संगठन की बातें, एक ऐसे राज्य की बातें जो नियम कायदे कानूनों में बंधा हुआ है। तो बात उन्होंने की, इसलिए हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा श्रेय है वो अरस्तु को जाता है। अब यहाँ पे प्लेटो और अरस्तु के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी बेहद बड़ा है, और हालांकि शिष्य हैं अरस्तु प्लेटो के, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। इसी क्रम में सुकरात का नाम भी लिया जाना चाहिए। सुकरात प्लेटो के गुरु हैं, और जो मूल रूप से राजनीति विज्ञान यूनान के अंदर शुरू हुआ वो सुकरात की ही परंपरा से शुरू होता है, और सुकरात ने ही चिंतन करना सिखाया वहाँ के नवयुवकों को, और उसी क्रम में प्लेटो ने वो सब चीज़ें अपने गुरु से सीखी। तो एक चिंतन हम किस तरीके से करते हैं, और जब कोई चिंतन पनपता है तो वैसे तो हम सभी लोग हैं रोजाना और अलग अलग तरीके की बातें सोचते हैं, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से हम अपने चिंतन को डायरेक्शन किस तरीके से दें और सकारात्मक तरीके से कैसे सोचें, कैसे हम सोच सकते हैं, ये सब तभी हो सकता है जब हमें एक स्वतंत्र वातावरण मिले, हमें एक ऐसा माहौल मिले जिसके अंतर्गत हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें और अभिव्यक्त करें। ये वातावरण और ये सब चीज़ें सुकरात ने अपने शिष्यों को सिखाई, तर्क वितर्क करके, तार्किक प्रणाली से। और इसी कारण से यूनान के अंदर सबसे पहले राजनीतिक चिंतन जो है वो पनपा। तो यहाँ पे प्लेटो की रिपब्लिक और पॉलिटिक्स दो बहुत ही मील का पत्थर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत, तो ये हमको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे जब हम कई और पुस्तकों की बात करें, क्योंकि सबसे पहले हम कई पुस्तकों की बात कर लेते हैं जिनके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है के अंतर्गत, जैसे द प्रिंस है मैकियावेली की, बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसके अलावा रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उन्होंने निकाला वो बहुत
महत्वपूर्ण है। तो ये कई महत्व हॉब्स की लेवाइथन है, और ये सब जो पुस्तकें हैं, ये जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, बैंथम की भी इस तरीके से। तो ये सब पुस्तकें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और लास्की की द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। तो इन विचारकों ने ये पुस्तकें लिखी, और इनके माध्यम से जो एक पूरा राजनीतिक चिंतन पनपा है वो हम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। कंपैरेटिव स्टडी होगी, एक तुलनात्मक अध्ययन होगा, और इसके अंतर्गत हम सभी विचारकों को समेटते हुए ये कोशिश करेंगे कि हम बहुत कम समय में इस पूरे पाठ्यक्रम को कर पाएँ। तो आप इसके लिए तैयार रहें। आने वाली वीडियोस के अंतर्गत हम इसको और आगे इस क्रम को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको आपने जो स्टडी करी है उसको आप करते रहिए। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे चैट बॉक्स पर लिख दीजिए, जिससे कि हम उसका समाधान भी कर सकें।